दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी टेट स्टडी पॉइंट में। लर्न टुडे टेस्ट टुमारो। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे CDP के मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 MCQs करने वाले हैं, जो आपके टारगेट यूपी टेट और टारगेट यूपी टेट जो कि 2, 3 और 4 को होने वाला है। रैपिड फायर राउंड होगा हमारा, डायरेक्ट हिट टू हेड बैक टू बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, जहां पर ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शानदार सेशन। तो बेल आइकन को दबा दीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। क्वेश्चन 1 to लेके 500 तक की अटैम्प्ट करेंगे। जो आपका सही करेक्ट आंसर हो उसके आगे टिक कर दीजिए, जो रॉन्ग है उसको कट करते चलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कितना करेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट पेपर में 30 MCQs हैं। इसी तरह के हमारे आगे प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे 500 MCQs करेंगे। तो चलिए बताइए, पहला प्रश्न है हमारे पास में, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, संवेगात्मक विकास जो है वंशानुक्रम स्वास्थ्य, थकान, पारिवारिक जो फैमिली के जो इन्वायरमेंट होता है, मानसिक योग्यता, अभी जो गार्जियंस होते हैं उनका जो दृष्टिकोण है, यानी कि अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति तथा विद्यालय। तो इसके अनुसार हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमको मिल के आंसर रहा है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए तुरंत ही दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है, यानी कि एवरेज बुद्धि वाला बच्चा है, यदि भाषा को पढ़ने में कठिनाई प्रदर्शित हो रही है, उसको भाषा को यदि भाषा को पढ़ने में उसको तो ये किस चीज़ का संकेत होता है? पढ़ने से रिलेटेड है, लिखने से नहीं है, पढ़ने से है। पढ़ने से है तो किस लिए होगा? लेक्सिया से होगा। किससे होगा? लेक्सिया से होगा। आगे आते हैं। ग्रोथ यानी कि वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? देखो, प्रभावित कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन से होते हैं? अगर मैं कई सारे कारणों की बात करूं तो जैसे हेरिडेटरी होता है, पौष्टिक भोजन होता है ना, शुद्ध इन्वायरमेंट भी तो चाहिए होगा हम लोगों को, और बुद्धि होती है, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, रोग और जो चोट लगती हैं उससे भी तो हमारा ग्रोथ में जो है वो रुकावट आती है। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? वंशानुक्रम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? उद्दीपन बोल रहा हूँ बार बार। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए। तो ऐसे याद रखिए, उद्दीपक थर्नडाइक। कौन? उद्दीपक थर्नडाइक को याद रखिए। उद्दीपक थर्नडाइक। आगे आते हैं। वृद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? वृद्धि यानी कि ग्रोथ, वृद्धि बता रहा हूँ, क्या हो रहा है? बुद्धि के पदानुक्रम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो बुद्धि बोल रहा है, बुद्धि। अच्छा, ये कब किया गया था? इसका अगर वर्ष पूछा जाए आपसे तो वर्ष जो है वो 1960 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? एक ही है हमारे, कौन? बर्नर जी हैं। कौन है? बर्नर है। अगर बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो फिलिप बर्नर हैं। ठीक है, आगे आते हैं। बुद्धि सीखने की एक योजना है। बुद्धि क्या है? सीखने की एक योजना है, जिसे सीखा जा सकता है। तो ये सीखने की एक योजना है, ये किसके द्वारा, ये किसका कथन है, ये बताइए। डियर बोर्न का है, बी ने, या फिर स्टेन, या फिर बकिंघम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बकिंघम है। ठीक है, आगे आते हैं। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास
का स्तर क्या? अगर आपसे पूछा जाए नैतिक विकास का स्तर किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो वो है पियाजे के अनुसार। पियाजे कहाँ है? ठीक है, तो किसके मतलब नैतिक का स्तर कैसे आता है? तो नैतिक स्तर हमको कैसे सीखने को मिलता है? समाज से सीखने को मिलता है, सामाजिक है। कैसा है? सामाजिक है। और कैसे होते हैं? नैतिक सापेक्षता भी तो होता है, नैतिक सापेक्षता। अच्छा, इसके मुख्य जो होते हैं, अच्छा नैतिक विकास जो है अपना, इससे हो गया नैतिक समाज से संबंधित है। ठीक है, मुख्य इनके कितने नैतिक विकास के कितने होते हैं? अगर सिर्फ नैतिक जस्ट मिनट, ठीक है, तो अगर नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर बताए हैं, एक नैतिक सापेक्षता, नैतिक समानता और नैतिक यथार्थता, तो ये 3 होते हैं नैतिक के। ठीक है, तो अब हमसे पूछा किसका गया है? नैतिक विकास पूछा गया था हमसे। ठीक है, तो नैतिक विकास कौन सा हो जाएगा? नैतिक समाज से संबंधित है। आगे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में? मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा प्रतिपादित की गई शिक्षा पद्धति कौन सी हुई? तो इनके द्वारा एक बहुत ही फेमस थी, कौन सी थी? मॉन्टेसरी पद्धति, बिल्कुल करेक्ट। कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया? धब्बा अगर बोले जाए, धब्बा परीक्षण अगर बोले तो किसे? हरमन। किसका नाम भी देखो लिखा हुआ है उसी में ही, रोसा। ठीक है, आगे आते हैं। नाम के साथ ही लिखा हुआ। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को लंबकाय, कृशकाय, सुडोलकाय और पुष्टकाय, गोलकाय या फिर स्थूलकाय, ये किसने विभक्त किया था? किसके द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया था? तो ये कौन थे? हमारे क्रशमर थे। कौन थे? क्रशमर के द्वारा ये किया गया था विभाजन। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आदर्शवाद के अनुसार अगर शिक्षा का उद्देश्य बताया जाए तो बताइए। स्वानुभव एक्सपीरियंस द्वारा सीखना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, या फिर जीवन को खुशहाल बनाना, जीवन को सभी परिस्थितियों में ढलने योग्य बनाना। तो मुझे पता है कि आप सभी किसके साथ जाएंगे? डी का ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का जो पूर्ण विकास होगा उसी से ही तो है, तभी तो वो पूरा अल्टीमेटली जो है उसका शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। विद्रोह की भावना बालक बालिकाओं पे सामान्यतः किस अवस्था में प्रतीत होती है? तो भाई विद्रोह की भावना कब आती है? किशोर अवस्था में आती है। ठीक है, आगे आते हैं। बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। ठीक है, नहीं बोला है। अब देखो, भाषण, खेल, निर्माण प्रक्रिया, कहानी लेखन, तो कौन सा नहीं होगा? वो भी किसके पूछा जा रहा है? सृजनात्मक, क्रिएटिविटी। अगर भाषण करेगा तो क्रिएटिव होगा। ठीक है, क्रिएटिव होगा। और क्या है? खेल में भी होगा, क्रिएटिविटी अपनी दिखाएगा, खेल में भी दिखाएगा। और क्या? निर्माण प्रक्रिया में कौन सी क्रिएटिविटी दिखा देगा? निर्माण क्रिएटिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्रिएटिविटी में नहीं है, मतलब सृजनात्मक विकास में नहीं है। कहानी लेखन में कर सकता है, बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए। किंडरगार्टन विधि के कौन जनक है? बताइए, किंडरगार्टन के विधि कौन है? तो फ्रेबॉल जी हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए, फ्रेबॉल जी हैं। ठीक है, आगे आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किस में करता है? देखो, पूर्व संक्रिय में करता है। कब करता है? पूर्व संक्रिय अवस्था में करता है। कब करता है? पूर्व संक्रिय अवस्था में करता है। और ये कब से कब तक चलती है? ये अवस्था जो है पूर्व संक्रिय अवस्था कितने वर्षों तक होती है? किस वर्ष से स्टार्ट होती है? तो 2 वर्ष से प्रारंभ होती है। और कब तक रहती है? 7 वर्ष तक ये चलती रहती है। ठीक है। निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। तो निशक्त बालकों की जो शिक्षा का प्रावधान कब मतलब किस लिए किया जाता है? समकाल
समकलन के द्वारा, समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? समावेशी शिक्षा के द्वारा। सुनने में अक्षम होते, जो श्रवण बधित होते बालकों की शिक्षा में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो जिनको सुनने में जो अगर प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे बताइए। अब ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, पहला वाला ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे? सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे इस्तेमाल? सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा है ना, साइन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? साइन लैंग्वेज बोलते हैं। थर्नडाइक ने अधिगम के मुख्यतः कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? तो थर्नडाइक के द्वारा अगर बोला जाए तो कितने का किया था भाई? थर्नडाइक ने मुख्यतः कितने, बताइए बताइए। इन्होंने 3 करे थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे? एक तो अभ्यास का नियम था। किसका था? अभ्यास। ठीक है। दूसरा प्रभाव। ठीक है, प्रभाव, प्रभाव का नियम। तीसरा क्या था? तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? समझना, समझना, व्याख्या, मौलिकता आदि किन बालकों के गुण होते हैं? मूर्ख बालकों के नहीं होंगे, सामान्य का भी नहीं, अक्षम बालक का भी नहीं होगा। तो हमारे पास में ऑप्शन बी बचा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आईक्यू लेवल अगर पूछा जाए, आईक्यू लेवल ऐसे बालकों का होता है 130 से अधिक होता है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कैसा होता है? कारक पूछा है, कॉज। अगर कॉज बोले जाए तो वातावरण, अभिप्रेरणा, प्रशंसा एवं निंदा। तो कौन सा होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा उपयुक्त सभी होता है। ये सभी कारण होते हैं। अगर वातावरण अच्छा होगा, खराब होगा तो प्रभावित करेगा। अगर कम्युनिकेशन खराब होगा, अभिप्रेरण गलत होगा, मोटिवेशन गलत होगा, तो अलग जगह पे उसकी जो लर्निंग है वो गलत चली डायरेक्शन में चली जाएगी। प्रशंसा और निंदा भी होता है। कई ज़्यादा प्रशंसा, अगर हद से ज़्यादा प्रशंसा कर दें तो पढ़ेगा ही नहीं, है ना। आगे आते हैं। संकेत अधिगम क्या सिखाता है? संकेत अधिगम क्या सिखाता है? तो संकेत जो कि सिग्नल जिसे बोलते हैं, संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग, ये क्या सिखाता है? ये हमको सिखाता है पारंपरिक अनुकूलन सिखाता है। क्या सिखाता है? पारंपरिक अनुकूलन सिखाता है। ठीक है। सृजनशील, सृजनशील बालकों की, जो बालक की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं होती है? देखो कौन सी नहीं होगी। एक कल्पनाशीलता तो होगी उनमें। कौन होगी? कल्पनाशीलता तो होगी। जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा नहीं होगी। क्या नहीं होगी? जिज्ञासा नहीं होगी। ये क्या होते हैं? स्वयं, जब मतलब ऐसे बालक क्या होते हैं कि जो मतलब स्वयं की प्रेरणा से, खुद की प्रेरणा होती, किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, और नए विचारों के साथ जो है किसी नई वस्तु का सृजन करते हैं, है ना, ऐसे क्रियाशील। ये इनकी कुछ विशेषताएं जैसे होती है, मैं भी बताया, काल्पनिक होती है, जिज्ञासा होती है। कौन सी नहीं बोला है भाई? अच्छा ये नहीं है ना, तो और कौन कौन से, मतलब यही होगी कल, ये नहीं होंगी। ठीक है, ये क्या होंगी? नहीं होंगी ना, ये नहीं होंगी। आगे आते हैं। अधिगम का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अधिगम का अनुकूलित सिद्धांत किसके द्वारा? ये रूसी वैज्ञानिक थे, इतना हिंट देते हैं। रूसी वैज्ञानिक थे। कौन थे रूसी वैज्ञानिक? पवाल जी। कौन? पवल जी। ठीक है, पवल जी। अच्छा, इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत जो है वो मतलब जो किया किस पे था? ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इसका प्रयोग किस पे किया था? तो प्रयोग किस पे किया था? तो कुत्ते पे किया था। किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। पूछा जा सकता है कि अधिगम का अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत जो कि पावलोव के द्वारा किया गया था, किसके ऊपर प्रयोग किया गया था? कुत्ते के ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, या उपयुक्त सभी में? तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? कुत्ते के ऊपर। अच्छा, कुत्ते के क्या होते हैं? ऐसे करके पाँव बने होते हैं, पाँव बने होते हैं। तो पाँव से क्या याद रखना है?
पॉवल। ठीक है, आगे आते हैं। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का अगर सिद्धांत देखें, केवल विशिष्ट बालकों की शिक्षा, केवल विशिष्ट बालकों की शिक्षा, भेदभाव रहित शिक्षा होती है। ठीक है, क्या होती है? भेदभाव से रहित शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं होता है? विशेष बालक। छोटा बालक सम्मिलित नहीं होता है। श्रवण से बाधित है, सुनाई नहीं जिसको देता है, शारीरिक निश्चितता है, दृष्टि बाधित है, ये होते हैं, लेकिन छोटे कम हाइट वाले का नहीं। त्रिआयामी आकृतियाँ यानी कि 3D शेप जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाएगा? खुद ही सोचे देखिए, स्वस्थ बालकों के लिए 3D शेप यूज़ करेंगे? नहीं। क्रोधी बालक के लिए, दृष्टिबाधित बालकों के लिए, किसके लिए? दृष्टिबाधित बालकों के लिए। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का पिता किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का पिता किसे, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स, पियाजे या फिर डेवी या फिर वुंड को कहा जाता है। कुंड नहीं, वुंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वुंड को कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? विकलांग शब्द बदलकर क्या कर दिया गया? विकलांग शब्द को बदलकर क्या कर दिया गया? बहुत ही आसान सा शब्द मतलब क्वेश्चन है। क्या है? दिव्यांग कर दिया गया है। ठीक है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। ठीक है, यह किस प्रकार का अधिगम्य होता है? ये किस प्रकार का? शाब्दिक होता है? नहीं होता है। अनोत्तरदार, ये क्या है? नहीं, गत्यात्मक होता है। कैसा होता है? गत्यात्मक होता है। मतलब करता क्या है इसमें? गत्यात्मक में क्या? घुटनों के बल चलना होता है ना, खड़ा होने लगता है खुद अपने पैरों पे, पूर्णता बिल्कुल पूरी तरीके से चलने लगता है। ये सब क्या होता है? गत्यात्मक विकास होते हैं। सुनने की क्षमता किस में मापी जाती है? सुनने की क्षमता किस में नापी जाएगी भाई? डेसिबल में नापी जाएगी। किस में नापी जाएगी? डेसिबल में नापी जाएगी। हमारे 30 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग बचे कितने क्वेश्चन ऑन करने हैं? हमको 470 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं। तो बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा। आगे आते हैं। अब हमारे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निम्न में से किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, किसके द्वारा? जो कैसे प्रश्न होते हैं? जो सर्जन द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं? सर्जन के होते हैं प्रश्न। ठीक है, कैसे प्रश्नों पर? सर्जन करने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। IQ का सर्वप्रथम जो है वो किसके द्वारा मापन किया गया था? बताइए। IQ किसके द्वारा किया गया? टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। बुद्धि एक कारक सिद्धांत का समर्थक है। कौन? बुद्धि जो ये कथन है ये किसके द्वारा सार्थक है? ये जो है हमारे उपयुक्त सभी यानी कि बीने, स्टर्न और टर्मन, ये तीनों हैं। बालक के सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं है? नहीं होता है। तो बताइए, सृजनात्मक बोला है। ठीक है, क्या नहीं होता है? तो ये राजनीतिक भाषण प्रभावी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राजनीतिक भाषण नहीं होता है। स्किनर के द्वारा दिया गया अधिगम्य सिद्धांत कौन सा है? स्किनर के द्वारा अधिगम्य का सिद्धांत दिया गया था, कौन सा दिया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंध। क्या दिया गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अधिगम्य निर्योग्यता कैसी अवस्था है? ये अधिगम्य निर्योग्यता कैसी अवस्था होती है? तो ये हमारी होती है, बताइए किस तरह की होती है? ये हमारी एक चर अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? चर अवस्था होती है। डिसलेक्सिया आया है, फिर से हमारे शब्द कौन सा है? डिसलेक्सिया आया है। तो डिसलेक्सिया का अर्थ क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता होती है। कैसी होती है? पढ़ने की अक्षमता होता है। गणितीय नहीं, पठन विकार होता है। कैसा होता है? पठन विकार होता है। सीखने के अंतर्दृष्ट सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो किसने बढ़ावा दिया अंतर्दृष्ट सिद्धांत को? तो सीखने के अंतर्दृष्ट गेस्टाल्ट जो हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी, इन्होंने दिया था। ठीक है, अच्छा गेस्टाल्टवादी में कौन कौन आते हैं? जैसे को कोहलर हैं, कोहलर जी हैं। कौन? कोहलर हैं, कोहलर।
और कौन सा, और वर्थीमर हैं, वर्थीमर भी हैं, ये किस हैं, मतलब ये गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी हैं। कुर्ट हैं, कौन, कुर्ट कॉफ, कौन बोलते, कॉफ लिख देता हूँ सिर्फ, कॉफका, कुर्ट कॉफका। आगे आते हैं, छात्रों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। अब छात्रों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, खुद ही बताइए किस तरह से मूल्यांकन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, सतत एवं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। सृजनात्मकता के मुख्य संगठकों का शामिल है, कौन होता है मुख्य संगठकों में शामिल, तो कौन होता है, एक मौलिकता होनी चाहिए, प्रवाह होनी चाहिए, परिभाषा होनी चाहिए, ये सभी हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे आते हैं, CCE कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्याख्या करता है, तो कितने करता है, ये 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्याख्या करता है। ठीक है, जो CCE है ये केंद्रीय माध्यमिक परिषद के द्वारा वर्ष 2007 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 2007 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य कितने घंटे का होना चाहिए, तो कितने घंटे का होना चाहिए, 45 घंटे का होना चाहिए। सामान्य तथ्य विशिष्ट बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो स्टर्न, टर्मन, अल्फ्रेड बीने या स्पीयरमैन, तो किसके द्वारा किया गया था, बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, स्पीयरमैन के द्वारा। आगमन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, आगमन विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, बहुत ही फेमस है, कौन, अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अच्छा, ये है क्या आगमन विधि, इसमें जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभवों और उदाहरणों और प्रयोगों का इसमें प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल्स का प्रयोग है, एक्सपीरियंस का प्रयोग किया जाएगा, है ना, इन सभी का। वंचित समूहों के जो छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना किस शिक्षा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, कौन सा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। मानसिक आयु के प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, मानसिक आयु के, तो कौन है बताइए। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या है, बीने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बीने साइमन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बीने साइमन के द्वारा। संवेग किस प्रकार का कार्य करने को प्रेरित करता है, संवेग जो है वो व्यक्ति को बिना समुचित विचार विमर्श के कार्य करने को उत्तेजित करता है। उत्तेजना में जो व्यक्ति प्रशंसनीय तथा निंदनीय दोनों प्रकार का ही कार्य कर जाता है, तो कैसा होता है, उत्तेजना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या, बिल्कुल क्या होगा, उत्तेजना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया गया था, बताइए, तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके 2 मुख्य संप्रत्यय हैं, यानी कि इसके 2 मुख्य हैं, कौन सा, चेतना, अर्धचेतन और अचेतन, ये एक में ही है, चेतना अर्धचेतन और अचेतन। और जो दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो इड है, ठीक है, अंग है, और परा अंग है, क्या है, ये माना जाता है। बालक का विकास परिणाम क्या है, बालक का विकास परिणाम क्या है, बताइए। बालक का जो विकास का जो परिणाम है वो एक वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का होता है। कैसा होता है, अंतःक्रिया का। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, कौन सी है, बताइए, कौन सी अवस्था होती है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बताइए, इनके 4 हैं, कौन कौन सी है। एक तो संज्ञानात्मक गमन अवस्था है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है,
तो कौन सी है इसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अधिगम्य विधि क्या होती है? अधिगम्य विधि बताइए। अधिगम्य विधि बताइए, अधिगम्य विधि कैसी होती है? वाद विवाद विधि, परीक्षण परीक्षण विधि, तो कौन सी होगी? तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, अधिगम्य विधि के अंतर्गत आते हैं। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पवाल के द्वारा, थर्नडाइक के द्वारा, क्रेस्मर या फिर स्कीलर के द्वारा? किसके द्वारा? वही अपने पवाल के द्वारा। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। 23 नंबर पे आते हैं। सामाजिक अधिगम्य सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम का प्रतिपादक कौन है बताइए। ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, कौन बताइए? बंडूरा जी हैं। कौन है? बंडूरा जी। सामाजिक अधिगम्य सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम कौन है? कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल अभिप्रेरक क्या होता है? आर्टिफिशियल अभिप्रेरक, कृत्रिम। जैसे अगर कृत्रिम की बात करें तो बताइए, भूख प्यास, सामाजिक रुचि, पुरस्कार, दंड, क्रोध, ये सभी तो यार अपने अंदर से खुद से आते हैं। आर्टिफिशियल तो क्या है? पुरस्कार और दंड है, प्रशंसा है, ये सभी क्या होते हैं? कृत्रिम होती हैं। और ये बाकी कौन है? ये जैविक हैं। क्या है? जैविक अभिप्रेरक है। पूर्व में सीखे, अच्छा पूर्व पहले सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। पूर्व में सीखे, ये किसका कथन है? ये कथन हमारे वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। वुडवर्थ पूर्व में सीखे, ठीक है, ऐसे याद रखो, वुडवर्थ पूर्व में सीखे। गर्भावस्था की अवधि क्या होगी? गर्भाधान से जन्म तक होती है। कब होती है? गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक होती है, ठीक है। आगे आते हैं। अपव्यय क्या बोल रहा है? अपव्यय तथा अवरोध की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो ये हमारे किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। याद रखना, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है? यानी कि पॉजिटिव पुनर्बलन क्या होगा? पूरा अगर पॉजिटिव की बात करें तो प्रशंसा ही आएगा, ठीक है, पुरस्कार देना, शाबाशी देना। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किससे संबंधित है? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किससे संबंधित है? तो बुद्धि से, व्यक्तित्व से या फिर लेखन कौशल से? तो किससे संबंधित है? ये बुद्धि के मापन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। आगे आते हैं। नेक्स्ट बताइए हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्धि आमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये कथन किसका है? बुद्धि आमूर्त चिंतन। आमूर्त चिंतन की अगर बात करें तो टर्मन। कौन? आमूर्त चिंतन के बारे में पूछे तो टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेट है, सेट नंबर 3 है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 60 क्वेश्चन कर लिए तो हमारे पास क्वेश्चन कितने बचे? 440 क्वेश्चंस और बचे हैं करने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग पूरे 500 MCQs को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक बालक का चिन्ह नहीं है? समस्यात्मक बालक का चिन्ह नहीं, कौन सा नहीं होता है? सामाजिक दृष्टि से कुसुमायोजित, ये क्या होता है? कुसुमायोजित संवेगात्मक या उपयुक्त संवेग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका होगा प्रतिभाशाली। क्या होता है? प्रतिभाशाली जो है समस्यात्मक बालकों का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो ये कौन सी बुद्धि होती है बताइए? कौन सी बुद्धि होती है? ये आमूर्त बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? आमूर्त बुद्धि होती है। अभिप्रेरण हो सकता है, कैसा हो सकता है? नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। तो कौन सा होता है? दोनों ही होते हैं। कौन से होते हैं? दोनों ही होते हैं।
समस्या समाधान और अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है किससे है? समस्या समाधान किससे होता है बताइए? समस्या समाधान कैसे होगा? चिंतन से होगा, स्मृति से थोड़ी होगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो का। मंद बुद्धि बोला है, ये तो देखो कुशाग्र बुद्धि होते हैं, ठीक है। एक मंद बुद्धि बोला है, तो मंद बुद्धि का 80 और 85 से कम होता है आईक्यू लेवल, ठीक है। निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक नहीं है। कौन नहीं है? जन्मजात प्रेरक कौन से नहीं होते हैं? तो जन्मजात प्रेरक कौन से नहीं होते हैं? तो ये हमारा पुरस्कार थोड़ी होगा यार। भूख तो जन्म से ही लगी, प्यास भी लगेगी, निद्रा भी लगेगी। समावेशी शिक्षा का निर्धारण कई स्तरों पर होता है। ये स्तर बालकों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। जो निम्न है वो किस प्रकार के हैं बताइए? कैसे हैं? शिक्षा रूप से भिन्न है। कैसे हैं? शिक्षा रूप से भिन्न होते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत हमारे स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा न्यूनतम प्रभावी शिक्षण विधि है? न्यूनतम, मिनिमम। कक्षा में रटना क्या होता है? रटना नहीं है हमको, कक्षा में रटना ये न्यूनतम है, रटाना तो है ही नहीं। फिर क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को सम्मिलित नहीं है। कौन जो है वो सम्मिलित नहीं होता है कारणों में? गरीबी, अत्यधिक दुलार, मनोरंजन की सुविधा, या फिर अनैतिक बर्ताव। तो क्या नहीं होता है? मनोरंजन की सुविधा। क्या नहीं होता है? मनोरंजन की सुविधा। गणित संबंधी समस्याएं क्या कहलाती हैं? जो गणित से संबंधित हैं वो कैसा होता है बताइए? ये तो नहीं होता है। डिसलेक्सिया भी नहीं होता है। तो कैलकुलिया होता है। क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है। कैलकुलेटर होता है कैलकुलिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त है? तो बताइए 6 से 14 वर्ष तक की। 1000 बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। 6 से 14 वर्ष तक की है, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तर्क के प्रमुखता कितने प्रकार होते हैं? तर्क जो देते हैं कितने प्रकार होते हैं? भाई 2 प्रकार के तर्क होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के तर्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो डिडक्टिव होता है। कौन सा होता है? डिडक्टिव। और दूसरा इंडक्टिव होगा। कौन सा होगा? इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ये किसके अनुसार है? ये कथन किसका है? तो ये हमारे कौन है? CV गुड का है। क्या है? CV गुड का है। इनका नाम क्या है? CV गुड का है, ठीक है। CV गुड। खेल पर आधारित शिक्षण व्यवस्था क्या से? मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन है, प्रोजेक्ट विधि है, कौन सी है बताइए? तो खेल पर आधारित विधि जो है किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, डाल्टन विधि है, ये और बेसिक विधि। ये सभी क्या है? बेसिक विधि है। तो इसमें से कौन सी नहीं लिखी है? मॉन्टेसरी विधि लिखी है, किंडरगार्टन विधि लिखी है, और हमारी प्रोजेक्ट विधि। एक विधि नहीं लिखी है, वो कौन सी है? डाल्टन विधि है। कौन सी है? डाल्टन विधि, ठीक है। ये भी है डाल्टन विधि। संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो कब तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में कब तीव्र परिवर्तन होता है? तो एक ही अवस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। क्रिया और खेल के आधार पर किस अवस्था में शिक्षा दी जाती है? तो क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा कब दी जाती है? तो ये बाल्य अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। कब दी जानी चाहिए? बाल्य अवस्था में। सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सुजनन शास्त्र का है? सुजनन शास्त्र, ये भी शास्त्र होता है, बिल्कुल सही है।
तो कौन है इसके इसके प्रतिपादक कौन है? किसको पिता कहा जाता है? किसको पिता कहा जाता है? फ्रांसिस को कहा जाता है। किसको? फ्रांसिस गल्टन। कौन है? फ्रांसिस गल्टन। इनका नाम क्या है? फ्रांसिस फ्रांसिस। कौन है? फ्रांसिस। फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिस गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन है? चॉम्स्की जी हैं। कौन है? चॉम्स्की। पियाजे के अनुसार संवेगात्मक गामक अवस्था की आयु क्या होती है? संवेगात्मक, संवेगात्मक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो कब से? 2 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से होती है। ठीक है, कब से होती है? 2 वर्ष से, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। कब से लेकर? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। मनोवैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक का सबसे पुराना संप्रदाय किसको माना जाता है? तो बताइए, संरचना, व्यवहार, प्रकारवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। तो किसको माना जाता है? संचारात्मक संचार संरचना सॉरी संरचनावाद को मनोवैज्ञानिक का सबसे पुराना माना जाता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? अगर स्थापना की बात करी जाए, स्थापना इसकी 1879 में वुंट के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा होती है स्थापना? कौन? वुंट के द्वारा, वुंट के द्वारा। ठीक है, और ठीक है, टिचनर के द्वारा इसका औपचारिक रूप से की जाती है। ठीक है, टिचनर के द्वारा कब करी जाती है? 1898 में। जुंग या फिर युंग भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया का आधार पर, मतलब क्रिया के आधार पर व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? बताइए। व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों। एक इंट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है, एम्बीवर्ट होता है। ठीक है, सामाजिकरण का प्रमुख कारक क्या है? कारक क्या है? सामाजिकरण का प्रमुख कारक क्या है? बताइए। 24 वाले का बताइए। मुख्य कारक क्या होता है? पारिवारिक सामाजिकरण होता है। कौन? पारिवारिक, परिवार जो होता है सामाजिकरण का मुख्य कारक होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा की गई है? ठीक है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है विकास, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो विकास के किस पहलू को अपेक्षा की गई? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या फिर जैविक? तो किसकी करी गई है? तो जैविक पहलू की अपेक्षा करी गई है। ठीक है, किसकी करी गई? जैविक पहलू की उपेक्षा करी गई है। यदि श्याम की मासिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु इसकी कितनी? 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिखी मतलब बुद्धि लब्धि यानी कि IQ निकालने का होता है मानसिक, क्या निकालेंगे? मानसिक आयु और वास्तविक आयु। ठीक है, गुणा कर देंगे किससे? 100 से कर देंगे। तो इसी प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? अब इसी चीज़ को हम लोग इसमें फार्मूले में रख देते हैं। जो भी हमको वैल्यूज़ दी हैं वो हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं। तो 12 हो गई इसकी कितनी? 12 हो गई इसकी मानसिक आयु, और वास्तविक आयु 10 हो गई। गुणा कर देंगे 100 से, तो 110 सा कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 120 इसका IQ आ जाएगा। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? अधिगम बताइए किसका है? ये स्किनर का है। किसका है? स्किनर का है। आगे आते हैं। अधिगम के अभ्यास एवं तत्परता के नियम के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के अभ्यास एवं तत्परता के नियम के प्रतिपादक कौन है? बताइए। थर्नडाइक, स्किनर, ब्रूनर या फिर पियाजे? तो कौन है इसके? एडवर्ड एल थर्नडाइक। इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड एल थर्नडाइक। मिथ्य परिपक्वता का काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिथ्य परिकल्पता।
ठीक है, इसको किसको कहा जाता है? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्य अवस्था को। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के समर्थक हैं। बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत, जो सिद्धांत के कौन है समर्थक? तो इन कौन है बताइए? टर्मन और बिने और स्टर्मन। कौन? टर्मन, बिने और स्टर्न। एक और है कौन? स्टर्न है। तो यहाँ तक हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो अभी बचे हैं हमारे 410। तो बने रहिए साथ में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अपना स्कोर ज़रूर बताना कितना है। यहाँ तक पहुँचे हैं, धीरे धीरे हम लोग ऐसे करते करते पूरे प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट पेपर पे, प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट है हमारा 4 नंबर का। ठीक है, तो बताइए पहला प्रश्न हमारे पास है, व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? व्यक्तिगत अध्ययन, तो बताइए क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रयोग। क्या बोलते हैं? प्रयोग विधि बोलते हैं। क्या विधि बोलते हैं इसको? प्रयोग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रयोग विधि। नहीं, इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, बल्कि इसका करेक्ट आंसर है हमारा केस स्टडी होता है। व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि किसी की पर्सनालिटी का अगर अध्ययन करना है तो केस स्टडी जो मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है? मौखिक रूप से जो सीखते हैं उसको अक्षमता क्या कहलाती है? बताइए। एक एग्रेफिया क्या कहलाती है? एग्रेफिया कहलाती है क्या? नहीं, एफजिया कहलाती है। एफजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एफजिया। समायोजन की प्रक्रिया क्या है? बताइए, समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गतिशीलता समायोजन की क्या होती है? प्रक्रिया है गतिशीलता। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? बताइए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दृष्टि दोष से जो युक्त बालक और बालक वो भी आते हैं। ठीक है, दोष, अधिगम अक्षमता वाले बालक, तो ये सभी आते हैं। क्या आते हैं? ये सभी आते हैं। उपयुक्त सभी हो जाए। अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या है? अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या है? बताइए। अनुसंधान का क्या होता है कि समस्या का ज्ञान करना, समस्या का ज्ञान। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा NCF 2005 किस पर बल देता है? तो किस पर बल देगा ये बताइए, किस पर बल देगा? छठे वाले का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? लर्निंग बाय डूइंग पर देता है ना, करके सीखने पर बल देता है। टर्मन के अनुसार 25 से 50 वाले बुद्धि लब्धि के बालक कैसे होते हैं? तो 25 से 50 वाले कैसे? एकदम मूढ़ बुद्धि के होते हैं। कैसे होते हैं? मूढ़ बुद्धि के होते हैं। पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति है। ये किसका सिद्धांत है? ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सिद्धांत पहले सीखा, अभी सीखा, तो मतलब क्या है? पूर्व में पहले सीखी गई कोई भी क्रिया, जैसे ये है, पहले कोई भी क्रिया कोई भी सीखी गई और उसको फिर से क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, पुनः स्मरण कर रहा है रिपीट करके। तो ये कौन सा सिद्धांत है? संघनन, अभिप्रेरण या फिर व्यवहारवाद? तो ये क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन होगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश खाली जगह को अनुरूप बदलना है। तो किसको बदलना है? बताइए, किसको बदलेंगे? तो व्यवस्था को बदलना है। किसके? बच्चों के अनुरूप बदलना है। बच्चे के अनुरूप बदलना है। बच्चों के पिछड़ेपन, बच्चों के पिछड़ने शिक्षा के संदर्भ में के पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कि पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है? बताइए। ए पर्यावरणीय है, घर का वातावरण है, या फिर स्कूल की निरंकुशता है? तो बताइए। तो एक पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है। दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चों को किस लिपि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है? ये बताइए। ये आपका होमवर्क है। सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना व उत्पादन में होती है। ठीक है,
जो सृजनात्मकता होती है मुख्य रूप से नवीन रचनात्मक और उत्पाद में होती है। ये किसका कहना है? उत्पादन में होती है, किसका कहना है? ये कहना है हमारे जेम्स ड्रेवर का है। किसका कहना है? जेम्स ड्रेवर का है। मौलिकता का गुण पाया जाता है। किस में पाया जाता है मौलिकता का गुण? जो मौलिकता है वो किस में पाई जाएगी? तो ये पाई जाएगी सृजनशील वाले बालकों में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? सृजनशील बालकों में। सीखने की प्रक्रिया में अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? तो सीखने की प्रक्रिया में अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? 4, 3, 7, 2। तो कितने अनुबंधन होता है? ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? क्लासिकल अनुबंधन होता है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है। कौन सा होता है? क्लासिकल और क्रिया प्रसून अनुबंधन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बौद्धिक रूप से विकलांग बालक का उदाहरण क्या है? बौद्धिक रूप से जो विकलांग होता है उसका उदाहरण क्या होगा? आपराधिक बालक, शारीरिक, भाषा या फिर प्रतिभावना होती है? क्या होती है बताइए? जो भाषा से विकलांग होगा, जो भाषा होगा वो बौद्धिक रूप से होता है ना। कैसा होगा? बौद्धिक रूप से विकलांग बालक का उदाहरण होता है। कैसा होता है? भाषा। बाल्यावस्था मिथ्य परिपक्वता का काल क्या है? बताइए, काल है किसका? ये कथन है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है वो रॉस का है। किसका है? रॉस जी का है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत कौन है? स्पीयरमैन के द्वारा है। किसके द्वारा ये प्रतिपादित है सिद्धांत? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा है? स्पीयरमैन के द्वारा। पियाजे के अनुसार संवेगात्मक गमक अवस्था की आयु कितनी है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका जवाब बिल्कुल सही आप लोग दीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर डाल के उसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए। कमेंट करिएगा ज़रूर से, अभी कमेंट करिए, वीडियो देखते देखते कमेंट करिए। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उदाहरण क्या है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का उदाहरण क्या है बताइए? भाटिया बैटरी, आर्मी बीटा परीक्षण या फिर आर्मी अल्फ़ा परीक्षण। व्यक्तिगत पर्सनालिटी, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है वो बिने साइमन परीक्षण हैं, ये प्रयोग में लाए जाते हैं। बिने साइमन परीक्षण है, स्टैनफोर्ड टर्मन परीक्षण है, गुड एनफ ड्रॉ अ मैन परीक्षण है, भाटिया बैटरी परीक्षण है। तो कौन कौन से हो गए? हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है? भाटिया बैटरी परीक्षण है। ठीक है, आगे आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रिया प्रसूत इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर है। कौन है? B.F. स्किनर है। माता पिता के उनके बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? माता पिता उनके जो स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। बुद्धि के किस सिद्धांत में सामान्य कारक यानी कि G तथा विशिष्ट कारक S का समर्थन किया है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको द्विकारक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्विकारक बोलते हैं। और ये द्विकारक किसके द्वारा दिया गया था? अभी बताया था। क्या है? स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा। आगे आते हैं। रमेश की बुद्धि कितनी है? बुद्धि लब्धि है, ये निकाल के बताइए। इसका अभी मैंने बताया था, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सूचना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है सूचना प्रतिक्रिया के सिद्धांत अधिगम के सूचना प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक बताइए? स्किनर, मसालो या फिर रॉजर्स या फिर मैस्लो। तो कौन है? 24 का कौन है बताइए? कार्ल्स रॉजर्स हैं। कौन है? कार्ल्स रॉजर्स है। सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत। बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। पियाजे के अनुसार आंत प्रज्ञा काल यानी कि अंतदर्शी परीक्षा क्या कब से होती है? तो ये
कब से कब होती है? ये 2 से 4 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 2 से 4 वर्ष तक की होती है। मसालों ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत में मानव मांगों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभाजित किया है। सूक्ष्मवादी सूक्ष्म गतिक सूक्ष्म गतिक कौशल, गतिक है गतिक, सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है बताइए? सूक्ष्म गतिक कौशल कैसा होता है? तो कैसा होता है? लिखना होता है। और क्या होता है भाई? लिखना ही तो होगा सूक्ष्म गतिक। आगे, संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। ये किसका कथन है? संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है, ठीक है, तीव्र उपद्रव। ये किसका कहना है? ये पीटी युंग का है। किसका है? पीटी युंग जी का कहना है। ये उत्पन्न कथन है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बिल्कुल सही जवाब है। ये हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं। इसका जवाब बताइएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है परसोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बताइए, परसोना का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, मुखौटा, या फिर संवेग, या फिर ए और सी दोनों? तो बताइएगा कौन होता है। अच्छा, ये परसोना जो है वो पर्सनालिटी से आया है, ठीक है। ये एक कैसा शब्द है? एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा होता है। क्या होता है? मुखौटा होता है, ठीक है। आगे आते हैं। आशुबेल ने अपने सीखने के सिद्धांत में सीखने के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? तो कितने प्रकार का उल्लेख किया है बताइए? कितने प्रकार का उल्लेख किया है? तो कितने प्रकार का किया है? 4 प्रकार का किया है। और ये कौन? डेविड आंसुबेल हैं। कौन है? डेविड आंसुबेल ने कितने? 4 प्रकार के किया। एक तो देखो कितने प्रकार, मतलब क्या क्या हो गया? एक तो रटना, क्या हो? रटकर सीखना, रटकर, है ना, रटकर सीखता है। और क्या होता है? अर्थपूर्ण जो हो, अर्थपूर्ण सीखना है। और क्या है? अधिग्रहण, अधिग्रहण। और चौथा क्या हो जाएगा? अन्वेषण। क्या हो जाएगा? अन्वेषण, 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 ठीक है। आगे आते हैं। दिवा स्वप्न का काल किसे कहा जाता है ना? दिवा स्वप्न का बताइए। दिवा स्वप्न जो है वो किस में देखते हैं भाई? किशोरावस्था में। बुद्धि और विकास आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? बुद्धि और विकास जो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं बताइए? क्या होते हैं? पूरक होते हैं, पूरक होते हैं। बालक औपचारिक रूप से भाषा कहाँ सीखता है? भाषा कहाँ सीखता है बताइए? भाषा कहाँ सीखता है? बालक औपचारिक अनौपचारिक रूप से भाषा कहाँ सीखता है? विद्यालय, घर से, समाज से। तो कहाँ से सीखेगा बालक? बालक जो है वो ज़्यादातर अपनी भाषा कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना वर्ष 1987, 84, 85 या फिर 86। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है हमारा 1987 में लागू होती है, ठीक है। अच्छा, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आती है? अगर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करी जाए तो वो 86 में आती है। कब आती है? ऑप्शन में हमारे लिखा हुआ है प्रथम राष्ट्रीय, है ना, ऑप्शन बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, शिक्षा नीति। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? मॉन्टेसरी, क्रो एंड क्रो, स्किनर या फिर डाल्टन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? जनवरी 1989 में हुआ था। 1989 में। टर्मन के अनुसार
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? टर्मन से एक प्रतिभाशाली बालक बुद्धि कितनी होती है? 140 से ऊपर होगी। ठीक है। वंशानुक्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो वंशानुक्रम सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। योजना पद्धति किस उपागम की देन है? किस उपागम की देन है योजना पद्धति? ये कौन होंगे बताइए? प्रयोजनवाद होंगे। ठीक है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताइएगा। संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति क्या होती है? तो ये कथन किसका है? ये कथन हमारे वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। कोल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? कोल वर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो कोल वर्ग के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कितने हैं? 3 स्तर हैं। कौन? एक पूर्व परंपरागत है और परंपरागत स्तर है और उत्तर परंपरागत स्तर है। ये 3 स्तर हैं इनके। भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। कौन है? भाषा घात, पठन विकार या फिर वाक विकार। तो कितना है बताइए? तो 15 वाले का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? भाषा घात। क्या है? भाषा घात। सृजनात्मकता के मुख्य अवयव में शामिल है। सृजनात्मकता के मुख्य अवयव में क्या शामिल होता है? मौलिकता होती है, प्रवाह होता है, परिभाषा होता है। ये तीनों ही होते हैं। संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ मतलब उनके कल्याण के लिए बात करी गई है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 41 और 46 में बात करी गई है इसकी। ठीक है, आगे आते हैं। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। श्रवण क्षति युक्त बालक होता है। श्रवण क्षति युक्त बालक, ना देखने वाला नहीं, ना बोलने वाला नहीं, बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाला। तो बताइए 19 वाले का क्या करेक्ट होगा? तो बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले। दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्रियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं? दृष्टि, जो जिसकी दृष्टि नहीं है उसकी कौन सी, उसको क्या करना पड़ेगा? सूंघना नहीं, उसको स्पर्श शक्ति बढ़ानी होती है। कौन सी? स्पर्श शक्ति उसको तेज करनी होती है। वंचित बालक उदाहरण नहीं है। वंचित बालक का उदाहरण कौन सा नहीं है? वंचित राजनीतिक रूप से बालक इसका उदाहरण नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से है ना एक वंचित रह सकता है, शिक्षा से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से वंचित रह सकता है। सृजनात्मक बालकों की बुद्धि कैसी होती है? निम्न होती है, प्रखर होती है? ना निम्न और ना प्रखर होती है। तो किस तरह की होती है भाई? प्रखर बुद्धि का होता है। कैसा बुद्धि का होता है? प्रखर बुद्धि का। समस्यात्मक बालक कैसा होता है? प्रतिभाशाली होगा? नहीं। मंदबुद्धि होगा? नहीं। पिछड़ा बालक? चोरी करने वाला बालक? तो कौन सा होगा बताइए? तो चोरी करने वाला बालक होता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है क्या होती है? प्रतिभाशाली बालकों की जो शिक्षण विधि है वो किस प्रकार की होती है? संपन्नीकरण, गतिवर्धन और विशिष्ट कक्षाएं, तो ये सभी होती हैं। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्न में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो किसका अध्ययन करना चाहिए अगर स्वभाव को समझना है? तो किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान हमने समझना चाहिए। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अधिगम के प्रबलन सिद्धांत, अधिगम के प्रबलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादक किया था? तो किसने प्रतिपादक किया था ये बताइए? तो इसके प्रतिपादक हैं हमारे कौन है बताइए? 26 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हल है। कौन है? हल है। हल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका बालक के विकास, तो किसका बालक के विकास पर पड़ेगा? सीधा पड़ा है। परिवार, समाज और विद्यालय का प्रभाव किस पर पड़ेगा? बालक पर पड़ेगा। तो उपयुक्त सभी है हमारा करेक्ट आंसर। बालक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है,
खेल कूद में मन लगाना, अच्छा अपराध, चोरी करना यार, सीधे सीधे ऑप्शन हमको दिख रहा है चोरी करना। बालक के व्यवहार के अध्ययन के किस विधि की वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है। यानी कि बालक का जो व्यवहार है अध्ययन के किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं कर सकते हैं। प्रश्नावली, प्रयोगात्मक या फिर निरीक्षण विधि। तो बताइए किस में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। प्रश्नावली में नहीं कर सकते, प्रश्नावली में तो बालक झूठ बोल देगा, है ना। इंटरव्यू में क्या कहते हैं सभी लोग कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया काम कर लूँगा, तो इस तरह के कई सारे छोटी छोटी बातें बोलते हैं। तो ये क्या है, प्रश्नावली में ही तो है जो प्रश्नावली। व्यक्तिगत इतिहास के जरिए किस प्रकार के बालकों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत बताइए कैसा। तो पिछड़े बालकों का भी, प्रतिभाशाली बालकों का भी कर सकते हैं, अब बालकों का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 150 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 150 MCQs हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं आउट ऑफ 500, ठीक है। तो यहीं से ही हम लोग बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या कंप्लीट करने का होगा, 150 यानी कि 300 प्रश्नों तक हम लोग जाएंगे। यानी कि 5 सेट पेपर और हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट पेपर और सॉल्व करेंगे 30 के। तो हम लोगों के टोटल क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएंगे इस सीरीज़ के 300 प्रश्न हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने इसका कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है। और 5-5, 6-6 घंटे देखने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। एक वीडियो पर डे मिलेगी आपको, ठीक है। कितने दिनों तक मिलेगी, 3-4 पार्ट मैक्सिमम बनाएंगे इसके 500 MCQs के। तो स्टे फोकस्ड ऑन स्टडी, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।